हाय गाइज, आप सभी का शिव एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आप एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। हर वीडियो में कुछ खास बातें के साथ, कुछ खास शब्दों के साथ है, जिसमें हमारे एग्जामों से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने पिछले चैप्टर यानी टॉपिक में इसके अंदर पढ़ा था जनपद। जनसमूह है जो रहते थे उनको ऋग्वेदिक काल में जनसमूह जो रहा करते थे उनको जन कहा गया। उत्तरवैदिक काल में जो जनसमूह है उनको क्या कहा गया था? जनपद। लेकिन 6वीं BC तक महाजनपद बनने लगे थे। कर जैसी व्यवस्था चालू हो गई थी। उसके अंदर कृषक के लिए फसल खेत में जो फसल उपज करते थे उनका 1/6 भाग उनको कर के रूप में देना पड़ता था। शिल्पकार, कारीगर, इन सभी को भी कर के रूप में देना पड़ता था। तो इनके कर निश्चित हो गए थे। इनके कर निश्चित हो गए थे। ये लोग कर देने के लिए बाध्य थे। बल्कि ऋग्वेदिक काल में क्या करते थे कि राजा के लिए जो ये उपहार लेके आते थे, बस उसी के ऊपर राजा उनसे उनकी व्यवस्था होती थी, वो चलती थी। लेकिन यहाँ आकर ये राजा सेना भी रखने लग गए थे, सेना को वेतन भी देने लग गए थे और किले बंदी भी करवाने लग गए थे। तो इन सभी को करवाने के लिए इन्हें क्या हुआ कि कुछ धन की आवश्यकता हुई। तो इनके लिए इन्होंने कर लगाना चालू कर दिया, ताकि इन सब का अच्छे से ये रख सके, इन सभी व्यवस्थाओं को अच्छे से चला सके और समृद्ध बढ़ा सके। इससे ये खुद तो समृद्ध बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर कृषकों का, जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो गरीब तबके के वर्ग थे, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था। वो उन लोगों का शोषण हो रहा था, क्योंकि जिनको वेतन मिल रहा है वो अच्छे से अपने परिवार की, अपने व्यवस्था को सुधार सकता है। लेकिन जो कृषक है, जिनके फसल नष्ट हो गई या कुछ फसल खराब हो गई या बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इन वजह से फसल नहीं उग पाने पर उनको कैसे वो कर देते थे। इन वजह से गरीबी के शिकारों पर गरीबी शिकार ज़्यादा हो गए और काफ़ी मतलब कि गरीब तबकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब इन वजह से कृषि में भी कुछ परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन है कृषि में परिवर्तन? इन चीज़ों को हम आज के वीडियो में जानेंगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए हैं। कितने बड़े परिवर्तन आए हैं? 2 बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ तक लोहे का विकास नहीं हुआ था। वहाँ कालीबंगा में हमने देखा कि लकड़ी वाले हल का ही प्रयोग करते थे। लकड़ी का हल जो हमें खिलौने के रूप में मिला है, वहाँ के जो खेत के जो रो मिले थे, उनके आधार पे हमने देखा कि वहाँ पर लोहे का तो विकसित नहीं हुई थी वहाँ पर, क्योंकि कांसे से और टिन में मिलाकर वो लोग औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे। वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो शायद वो उसी से हल बनाते होंगे, या फिर वो हल नहीं बनाते थे, वो लकड़ी से ही हल मिले हैं, क्योंकि हमें लकड़ी का हल वहाँ से प्राप्त हुआ है। और उत्तरवैदिक काल में 6वीं BC के आसपास आकर ये लोग उत्तरवैदिक काल में लोहे से परिचित हो गए थे। तो क्या मिले ही इन्होंने? अब इनकी कृषि में परिवर्तन क्या आए हैं कि जहाँ ये लकड़ी का प्रयोग करते थे हल के फाल के लिए, अब ये किससे बनने लगे हैं? लोहे से बनने लगे हैं। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। इस टाइप का जो खुर होता है, जो हल होता है, उसमें इस टाइप का जो खुर होता है, ये पहले लकड़ी का था। तो लकड़ी का था तो क्या था कि जमीन जो कठोर होती थी
उसमें अगर इस लकड़ी के हल का प्रयोग करेंगे तो ये लकड़ी का हल आगे से टूट जाएगा, ये धरती को अच्छे से उसके अंदर जोता नहीं जा सकता। लेकिन इसमें लकड़ी की जगह अगर हम लोहे का प्रयोग करते हैं, लोहे वाला फाल लगाकर प्रयोग करते हैं, तो उसको कठोर धरती के अंदर भी अच्छे से हम जोता जा सकता है। तो इनका एक यह परिवर्तन हमें विशेष रूप से देखने को मिला है। इन फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। क्या किया कि जब इन्होंने ये फाल से प्रयोग किया तो आसानी से काम हो गया। तो इससे क्या हुई कि इनकी उपज बढ़ी। जैसे ही इनकी उपज बढ़ी तो इन्होंने क्या किया, धान के पौधों का क्या किया, रोपण शुरू कर दिया, यानी धान के पौधों को उगाना चालू कर दिया। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर रोपण शुरू कर दिया। पहले तो ये क्या करते थे कि नाज वगैरह जो उगाते थे उनको पहले चारों तरफ छिड़क देते थे। छिड़कने के बाद फिर जोतते थे और उसके बाद फसल तैयार की जाती थी। लेकिन बाद में क्या करने लगे, ये इनकी उपज बढ़ जाने से क्या करते थे, पौधों का रोपण करते थे और वो पौधे का रोपण करके उसी से फसल इनकी तैयार की जाती थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही पौधे रोपण किया तो जो फसल नष्ट होने थे वो पहले ही हो चुके और उसके बाद जो अच्छे वाली पौध थी वो तैयार हो गई। तो अच्छे वाली पौधों को उठाकर इन्होंने अपने खेतों में लगा लिया। इससे क्या है कि पौध रोपण से जो बेकार फसल थी, जो इसको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा था, वो उसी समय नष्ट हो गई। इससे इनका उपज पर प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इन्होंने वही अच्छे पौध लगाए जो अच्छे से तैयार हो रहे थे, अच्छे से लग रहे थे। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। भाई परिश्रम तो इसमें ज़्यादा लगना ही है क्योंकि पहले पौधे का रोपण तैयार करेंगे, पौधे का रोपण तैयार करने के बाद फिर वापस से उन पौधों को लगाएंगे, तो इसमें तो इनकी परिश्रम बहुत ही ज़्यादा था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेती मजदूर यानी कामगार, श्रमिक जो होते हैं वो करते थे। भाई ये काम वही करेंगे जो गरीब रहेंगे, जो दास या दासी रहेंगे, जिनके पास खेती नहीं है, वो बटाई पर खेती लेकर वो लोग ये काम किया करते थे, मजदूरी के ऊपर ये काम करते थे। ये इनकी खेती व्यवस्था थी कि इन लोगों ने कृषि में क्या परिवर्तन किए। कृषि में इन्होंने दो परिवर्तन किए। एक तो जो लोहे का होता था फाल, उसकी जगह लोहे के लकड़ी की फाल की जगह इन्होंने क्या किया, लोहे के फाल का प्रयोग किया। और जहाँ ये बीज का छिड़काव करते थे उसकी जगह इन्होंने पौधे रोपण वाली प्रक्रिया अपनाई। इससे क्या है कि उपज इनकी बढ़ने लगी, पैदावार इनकी बढ़ने लगी और खेती श्रमिक मजदूर जो गरीब तबके के जो लोग होते थे उनको भी एक रोजगार का अवसर मिल गया। ऐसे करके इनके कृषि में दो प्रकार के परिवर्तन आए। फिर है सूक्ष्म निरीक्षण है, कौन कौन सी जो ये क्या थी, मगध और ये जनपद थे, इनके बारे में हम जानेंगे। मानचित्र में मगध को ढूंढो, ये सूक्ष्म निरीक्षण हम इसमें मगध में देखते हैं। मानचित्र में मगध को ढूंढो। 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कि पहले मगध एक जन हुआ करता, जनपद उसके बाद बना था। तो ये जनपद कब बना, 200 साल पहले। सबसे पहले जनपद कौन सा था, मगध बना। क्यों बना, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध जहाँ स्थान है वहाँ से क्या हुआ, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। तो ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहाँ से यातायात आना जाना अच्छे से हो जाता था, जल की व्यवस्था इनको आसानी से पड़ जाती थी और पानी आता था, इससे जलोढ़ मृदा होती थी तो वो
बहुत ही उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ के लिए भी यह महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा था, उसमें बहुत ही घने जंगल थे। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम ले लिया जाता था। एक साइड में मगध में क्या थे, बहुत ही जंगल थे, जंगलों में हाथी रहा करते थे। तो ये हाथियों को क्या करते थे, प्रशिक्षण करते थे, इनको प्रशिक्षण देते थे। प्रशिक्षण देने से उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद क्या करते थे, ये लोग अपनी सेना के अंदर भर्ती कर लेते थे, अपनी सेना में काम इन्हें ले लिया जाता था। तो यहाँ तो यातायात की सुविधा मिल गई, जल वितरण की आसानी से सुविधा मिल गई, और ज़मीन भी उपजाऊ है। और चौथी बात ये भी मिली यहाँ पे कि इनको हाथी भी वहाँ पे मिल गए, ताकि इन्हें प्रशिक्षित करके ये क्या करते, सेना में इनको काम में ले लेते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी, क्योंकि जंगलों से आसानी से लकड़ी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलती है, तो इन सामानों के लिए लकड़ी भी इन लोगों को मिलने लगी। तो ऐसे करके मगध एक बहुत ही विकसित जनपद हो गया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे का एक्स की खदानें भी हैं। भाई इसमें लोहे के एक्स की खदानें भी मिली है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। लोहा एक्स यहाँ पे खाने मिल गई, तो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर मगध एक बहुत ज़्यादा ही समृद्ध था। सब चीज़ें वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिली थी, और इसीलिए शायद मगध पे बहुत ज़्यादा राजाओं ने वहाँ पर युद्ध किए थे। मगध एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे, एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए हैं। ये शक्तिशाली शासक यहाँ पर हुए हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। एक ये महापद्मनंद भी एक क्या है, महत्वपूर्ण शासक है। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। यहाँ कौन सा, एक तो बिंबिसार शासक था शक्तिशाली, एक अजातशत्रु था, और एक महापद्मनंद भी महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने क्या किया, उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप तक अपना साम्राज्य फैला लिया। वहाँ पर जीत कर अपना साम्राज्य उसने क्या किया, फैला लिया। बिहार के राजगृह, आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार में जो राजगृह है वो कई सालों तक क्या बनी, मगध की राजधानी बनी रही। काफ़ी दिनों तक मगध की राजधानी राजगृह जो कहाँ स्थित है, बिहार में है, इन्होंने बनाई। फिर बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसको राजधानी इन्होंने बनाई। फिर बाद में क्या बनाई, पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बनाई, राजधानी बनाई। 2300 साल से भी पहले की बात है। ये वहाँ की स्टोरी छोटी सी बता रहे हैं कि 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था कि वह मैसेडोनिया का राजा सिकंदर क्या था कि वो चाहता था कि वह विश्व का विजेता बने, पूरे विश्व में वो जीते। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। उत्तर पश्चिम की साइड से ये हमारा भारत है, तो इधर से ये उत्तर पश्चिम की साइड से ये आने लगा, यानी इस साइड से ये यहाँ पर प्रयास करने लगा। ये हमारा भारत है, तो यहाँ से ये आने का प्रयास किसने किया, सिकंदर ने किया। और यहाँ पर कौन सी नदी जाती है, व्यास नदी। तो यहाँ पर व्यास नदी जाती है, और ये इधर से सिकंदर लोदी उत्तर पश्चिम से आने की इसने क्या की, कोशिश की, कूच की। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जब वह उधर आया
तो क्या किया कि मगध वाले सिपाहियों ने उन्हें आगे आने से रोका, यानी मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वे कौन? सिकंदर। सिकंदर इस बात से भयभीत था कि भारत के शासक के पास पैदल रथ यात्रा सेना बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आया है कि इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच क्या अंतर है? इन सेनाओं के बीच और ऋग्वेद के सेनाओं के बीच क्या अंतर है? भाई ये सेना यहाँ तक विकसित हो चुकी थी, राजा वेतन के ऊपर इन सेनाओं को लेने लग गए थे, ये हथियार भी रखने लग गए थे, लेकिन ऋग्वेदिक काल में इतनी बड़ी सेना नहीं थी, उनके पास इतने ज़्यादा हथियार नहीं थे। ये उनके अंदर अंतर देखने को मिलता है। फिर है गण। गण शब्द का अर्थ क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण यानी लोग, लोग। गण शब्द का अर्थ है लोग, यानी गण यानी समूह, समूह यानी सदस्य। लोगों के समूह के सदस्यों को क्या कहा जाता है? गण। और संघ किसे कहा जाता है? संघ यानी संगठन, एक संगठन या सभा को संघ कहा जाता है। वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध था, शक्तिशाली था, उसके पास पर्याप्त समृद्ध सब कुछ थे। औजार बनाने की लोहे की खदानें भी थी, जंगल भी थे, पानी भी था, यातायात भी था, आयात निर्यात करने के लिए भी सामान थे, मिट्टी भी उपजाऊ थी। ये सब भी व्यवस्थाओं से, वह सभी संसाधनों से मगध परिपूर्ण था। अब वज्जी राज्य आता है, और वज्जी की राज्य की राजधानी कौन सी थी? वैशाली यानी बिहार। वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसमें गण या संघ कहते हैं। इसमें अलग शासन व्यवस्था थी। वज्जी सभी जनपदों से अलग थी। इसमें शासन व्यवस्था गण या संघ थी। गण या संघ में कई शासक होते थे। गण यानी सदस्यों का समूह होता था, संघ यानी संगठन या सभा होती थी, जिसमें क्या करते थे? कई शासक होते थे। बल्कि मगध में क्या था? एक शक्तिशाली शासक था, बाकी उसके साथ सेनाएं थी। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। क्या करते थे? कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न कराते थे। क्या करते थे? ये विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ में संपन्न कराते थे। राजाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे। ये एक राजा तय नहीं करता था, बल्कि ये जो भी कार्य करते थे उनमें एक संगठन, एक समूह में सभी अनुष्ठान प्राप्त राजा बैठते थे, और वो ही वाद विवाद के जरिए, बातचीत के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, शत्रुओं पर आक्रमण का निपटारा कैसे करना है। ये सभी समूह में बैठकर, संगठन सभा में बैठकर ये लोग कार्य करते थे। क्या करना है और किस तरह करना है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार यानी श्रमिक इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। सभी लोग इनका हिस्सा लेते थे, लेकिन स्त्रियां, दास और श्रमिक ये लोग हिस्सा नहीं लेते थे। तो क्या देखा हमने कि इसमें क्या करते थे? सभी लोग इसमें बैठते थे, सभाओं में भाग लेते थे, लेकिन स्त्री होते थे, दास होते थे, श्रमिक होते थे, वो क्या करते थे? इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर। बुद्ध तथा महावीर। महावीर स्वामी की एक वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, आप उसमें देख लेना। पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है, हर पॉइंट आपके एग्जामिनों से महत्वपूर्ण है। और बुद्ध और महावीर के बारे में हम 6 अध्याय में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे।
दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ये दोनों ही क्या थे? ये संघ यानी सभाओं से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, यानी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव हमें वहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने लोगों की सोच, उन्होंने लोगों के वहाँ पर उस टाइम जो शोषण चल रहा था, स्त्रियों की जो दुर्दशा हो रही थी, उनके सुधार व्यवस्था उन्होंने की थी। फिर है वज्जी। वज्जी संघ का यानी वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय का क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। वज्जी संघ का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? दीर्घ निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें देखने को मिलता है, जिसमें ये व्याख्यान किसको दिए? बुद्ध ने ये व्याख्यान दिए गए थे। कब का है ये? करीब 2300 साल पहले ये लिखा गया था। फिर है अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु क्या है? वज्जी पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशिकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है? किसने कहा? बुद्ध ने कहा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? ये किसने कहा? बुद्ध ने कहा। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। किसने कहा ये? बुद्ध ने कहा कि वे तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातों को ध्यान में देते रहेंगे। ये किसने कहा? ये बुद्ध ने कहा कि अजातशत्रु जब आक्रमण करने के लिए वज्जी संघ पर तैयार हुआ तो उसने सोचा कि अपन महात्मा बुद्ध से इस बारे में सलाह मशवरा करते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने मंत्री को वहाँ बुद्ध के पास भेजा। तब उन्होंने कहा कि क्या वहाँ पे नियमित सभाएं होती है? क्या वहाँ पर सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन उसने महात्मा बुद्ध ने उनके मंत्री से कहा। तो उन मंत्रियों ने कहा कि हाँ, नियमित सभाएं भी होती है और सभी सदस्य उपस्थित भी होते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि वे पूर्ण नियमित और सभाएं करते रहते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा। वज्जी की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ये किसने कहा? बुद्ध ने कहा कि वज्जी की जो महिलाएं हैं उनके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक भी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चेतैयों का रखरखाव करेंगे। चेतैयों का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया? चेतैयों यानी जिनके वो चबूतरे होते थे, जहाँ पर लोग बैठकर सलाह मशवरा लेते थे, सभाएं करते थे, उन्हें चेतैयों कहा गया कि आप शहरों और गांवों के चेतैयों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लेंगे। ये किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा था। फिर है वज्जी संघ और अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताएं। तो इसमें वज्जी संघ और अन्य महाजनपदें कैसे भिन्न था?
कि वज्जी संघ आपस में मेल जोल कर द्वारा कार्य करते थे, आपस में सलाह मशवरा लेकर सभाएं आयोजित करके कार्य करते थे। बल्कि अन्य जो महाजनपद थे वो खुद की स्वेच्छा से कार्य करते थे, न कि सलाह मशवरा से। पारंपरिक नियमों का पालन करते थे कौन? वज्जी संघ वाले। लेकिन अन्य महाजनपद वाले लोग क्या करते थे? इनका उल्लंघन करते थे, पारंपरिक नियमों का उल्लंघन करते थे। और वज्जी संघ वाले क्या थे? इनकी पूर्ण और नियमित इनकी सभाएं होती थी, सभी सदस्य इनमें उपस्थित होते थे। बल्कि अन्य जो राजा होते थे उनमें ऐसा नहीं था, और बल्कि ये नियमित सभाएं ही नहीं करते थे बल्कि सभी की बातें भी मानते थे। बल्कि अन्य महाजनपदों में राजा क्या करता था? अपनी सलाह से, अपने खुद के विचार से ही कार्य करते थे। अन्य मंत्रियों, अन्य सदस्यों की सलाह नहीं मानते थे। ये इन तीनों में अंतर है। किसमें? वज्जी संघ में और महाजनपद में हमें अंतर देखने को मिला है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। क्या करते थे? इन संघों को जीतना चाहते थे। किसको? वज्जी संघ को। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। सबसे ज़्यादा वज्जी संघ चलता रहा क्योंकि मिलजुल कर और एकता के साथ वह चल रहा था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। फिर वज्जी संघ को हराया किसने? गुप्त वाले शासक जो हुए थे उन्होंने वज्जी संघ को हराकर अपने संघ में मिला लिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। कब? लगभग 2500 साल पहले एथेंस, यहाँ विश्व की बात हो रही है, वहाँ पर शासन व्यवस्था की स्थापना ही उसे क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। कब चली? यह लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। इनमें नागरिकता किसको प्राप्त थी? जो 30 साल से ऊपर थे और वो दास नहीं थे, उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। क्या थी? वहाँ पर सभा थी जो 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। नियुक्ति कैसे होती थी? लॉटरी के माध्यम से इनकी नियुक्तियां होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। यानी सभी नागरिक और सेना क्या करते थे? सभी नागरिक सेनाओं ने भाग लेना अनिवार्य था, यानी सेवाएं देनी पड़ती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था, केवल पुरुषों को ही नागरिकता का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। यानी काफ़ी लोग थे, उनको भी नागरिक के अधिकार नहीं मिले। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। यानी कुछ लोगों को ही वहाँ पर नागरिकता का अधिकार प्राप्त था, बल्कि अधिकतर लोगों को वहाँ पर नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि जो खेतों में काम करते थे, श्रमिक थे, महिला थी, जो दास थे, मजदूर थे, उनको नागरिकता प्राप्त नहीं थी। तो क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? नहीं, इसे हम जनतंत्र नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें जनता द्वारा शासन नहीं हो रहा था। ओनली एक प्रक्रिया भी ऐसे थी कि जनतंत्र है, बल्कि जनतंत्र नहीं था क्योंकि सभी लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ये उपयोगी शब्द हैं। राजा कौन होते थे?
राजा शासन करने वाले, अश्वमेध यज्ञ है। वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ी, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण और प्रजातंत्र। ये सारी चीज़ें हमने पूरे वीडियो में अच्छे से जानी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।